आज बात करेंगे उस किस्से के बारे में जिससे तय हुआ कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति किसी कारणवश नहीं है तो उसकी जगह राष्ट्रपति कौन होगा। 1981 में यूएस प्रेसिडेंट के हत्या के प्रयास के दौरान उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को गोली मार दी गई थी। जब वह अस्पताल में घायल पड़े थे तब उस समय के सचिव रहे अलेक्जेंडर हैग ने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की कि मैं यहाँ नियंत्रण में हूँ। उस समय उन्होंने ये भी बोला, रिपोर्टर से वहाँ मौजूद थे जितने भी, उन्होंने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो सही है क्योंकि प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और फिर सेक्रेटरी जो वो खुद थे। खैर ये बात गलत थी क्योंकि इस पंक्ति में वह चौथे स्थान पर थे। खैर बाद में वह अपनी सारी टिप्पणियों से पीछे हट गए और रोनाल्ड रीगन ठीक हो गए। बट इस स्थिति के बाद से राष्ट्रपति उत्तराधिकारी के महत्व को रेखांकित किया गया। वास्तव में एक सत्ता के शांतिपूर्ण परिवर्तन को लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। उस समय ये बात काफ़ी आश्चर्यजनक थी क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी अक्सर अस्पष्ट रहा है। इस पर उस समय खासा कोई लॉ नहीं था बट वो काफ़ी अनक्लियर, अस्पष्ट था। जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने उत्तराधिकार पर बहुत कम समय बिताया। यूएस का अनुच्छेद 2 की धारा 1 संविधान कहता है कि अगर राष्ट्रपति कार्यकाल के निर्वहन करने से हटाए जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र सौंपते हैं या वह अक्षम रहते हैं तो कार्यकाल पूरा करने में या तो वह असमर्थ रहते हैं तो उनका कार्यभार पूरा उस समय कंट्रोल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के कंधों पर आ जाएगा। बट ये इसमें इतना खास स्पष्ट नहीं था कि वाइस प्रेसिडेंट अगर ऑफिस नहीं संभालते हैं तब क्या होगा। विवरण की कमी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होने के कारण विशेष रूप से ये भी पता नहीं ढंग से चल पाता था कि कौन निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति सेवा करने में असमर्थ है या नहीं। इसके अलावा ऐसे मामले के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था जिसमें उपाध्यक्ष पद नहीं ले सकता था। इसके बजाय संविधान के निर्माताओं ने कांग्रेस से कानून पारित करने का आह्वान किया और यह घोषणा करना चाहा कि कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उस समय काफ़ी बहस के बाद उस समय वहाँ की कांग्रेस ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया। इस कानून ने सेनेट के अध्यक्ष और फिर प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को उपाध्यक्ष के बाद अगली पंक्ति में रखा गया। मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट के बाद सेनेट या फिर स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सचिव, सेक्रेटरी को उस पद से काफ़ी दूर रखा गया क्योंकि उस समय सेक्रेटरी से इस विचार पर मत मिले नहीं थे। अगले 80 सालों में राष्ट्रपति के उत्तराधिकार के नियमों को बिना किसी घटना के 3 मौकों पर लागू किया गया था। हालांकि जब प्रेसिडेंट जेम्स ए गारफील्ड जुलाई 1881 में उनको गोली मार दी गई थी, इस पर संदेह पैदा हो गया था क्योंकि राष्ट्रपति कौन होना चाहिए इस समय प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल थे। बट गारफील्ड उस समय 80 दिनों तक जीवित रहे। इस दौरान वाइस प्रेसिडेंट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही थी क्योंकि उस समय वाइस प्रेसिडेंट चेस्टर ए आर्थर थे। उनको कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, एक्टिंग प्रेसिडेंट, या फिर उनको उनकी जगह रिप्लेस कर देना चाहिए। उस समय ये बात काफ़ी अनक्लियर थी क्योंकि कांग्रेस उस समय वहाँ सेशन में नहीं थी। उस समय की दिक्कतों के बाद वहाँ की कांग्रेस ने इन सारे मुद्दों को हल करने का प्रयास किया और एक नया राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया। 1886 में अधिनियम इसको लागू किया गया। इसमें क्या किया गया कि दोनों कांग्रेस के सदस्यों को हटा दिया गया था और जो राज्य के यूएस के सेक्रेटरी थे, दूसरे विभाग के प्रमुखों के बाद दूसरे स्थान पर उन्हें रख दिया गया था। जब एजेंसी बनाई गई थी, ये तब का आदेश था। उस समय ढांचा ऐसा तैयार हुआ गया कि पहले आएंगे सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजर, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, फिर अटॉर्नी जनरल और फिर सेक्रेटरी ऑफ द नेवी और फिर आखिरी में सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर। उस समय ऐसी ढांचा बनाया गया था जिससे कि कुछ दिक्कत आने पे ये पद में बैठे लोग अपनी दायित्व को निभाएं अगर कुछ अनहोनी होती है तो। ये ढांचा 1940 तक चला
समय समय पे विभागों को अपडेट करता गए, नाम अगर चेंज करने की ज़रूरत थी तो वो भी होता गया। बट 1945 में फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट की मृत्यु के बाद प्रेसिडेंट पद संभालने वाले हैरी एस ट्रूमन ने ये बात कही, आर्ग्यू करा। उन्होंने कहा कि जिनको जनता चुनती है उनको हायर रैंक मिलना चाहिए, ना कि कैबिनेट मेंबर्स जो खुद अपॉइंट करे जाते हैं। तो फिर उस समय फिर इस चीज़ में संशोधन हुआ 1947 में। तो फिर स्पीकर को वहाँ पे सेकेंड लाइन पे रखा गया, राष्ट्रपति प्रो टेम्पोर को तीसरे स्थान पर रखा गया और राज्य के सेक्रेटरी मतलब यूएस के सेक्रेटरी को चौथे स्थान पर रखा गया। बाद में बहुत सारे नोटेबल अमेंडमेंट्स भी उसमें जारी कर दिए गए, सम्मिलित कर दिए गए, प्रॉपर ऑर्डर बनाया गया और उसमें एक चीज़ ये जोड़ी गई, अगर जो वाइस प्रेसिडेंट है उस समय का, अगर वो ओवल ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का ऑफिस है, अगर वो उस ऑफिस में कार्यभार संभालता है तो वो ही और शी वुड बी द प्रेसिडेंट, नॉट द एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं होगा, वो सीधा सीधा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति कहलाया जाएगा। इस संशोधन ने यह निर्धारित करने की प्रक्रिया भी निर्धारित करी कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है। इसके अलावा और इसमें साफ साफ ये भी कहा गया था कि अगर वाइस प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी संभालने के बाद राष्ट्रपति बनते हैं, पर अगर उसके बाद भी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट रहती है तो वो अगले चुनाव तक के लिए वेकेंट रह सकती है। द 25th अमेंडमेंट ने यह भी बदलाव करा, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को ये ताकत दी कि वह अपने रिप्लेसमेंट को नॉमिनेट कर सकते हैं। इस प्रोविजन का पहला इस्तेमाल 1973 में किया गया था जब जेराल्ड फोर्ड रिप्लेस करे थे प्रेसिडेंट एग्न्यू को, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था। आने वाले कुछ अतिरिक्त वर्षों में अतिरिक्त परिवर्तनों पर जोर दिया गया। आलोचकों ने यह तर्क दिया कि सदन के अध्यक्ष के हितों का संभावित टकराव राष्ट्रपति से रहेगा, क्योंकि वह किसी भी महाअभियोग की कार्यवाही में प्रमुख भूमिका निभाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका काफ़ी पुरानी डेमोक्रेसी है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं इस चीज़ से रिलेटेड। खैर, इस टॉपिक के बारे में संक्षिप्त जानकारी इतनी ही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।